हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। हम लोगों ने फर्स्ट 2 पार्ट्स में सैंपल पेपर के स्टार्टिंग के 32 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब बचते हैं मेन 6 क्वेश्चंस, ठीक है, जो लास्ट के 5 मार्क्स के हैं और केस बेस्ड स्टडी के 3 क्वेश्चंस हैं जो कि 4-4 मार्क्स के हैं। कोशिश करते हैं इसको 1 घंटे में निपटाने की, तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन तुम्हारे सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 33। द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रांसफर्ड बाय द बॉल हेडेड बाय द फुटबॉलर इज, ये एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तुम जानते ही हो, इन द वर्टिकल प्लेन। द बॉल पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, यानी ये जो बॉल है ये इन तीनों पॉइंट से होकर पास हो रही है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एबीसी, यहां से मुझे एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? बाय सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन एबीसी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यानी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तुम्हारा। 5 नंबर में पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रांसफर्ड बाय द बॉल। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो, सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये कर्व है, यानी जिस भी इक्वेशन का ये कर्व का ये इक्वेशन है, वो कर्व इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये तीनों पॉइंट्स इस कर्व को सेटिस्फाई करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जो पहले पॉइंट होता है वो एक्स होता है और बाद वाला क्या होता है? वाई होता है। ये आई होप सबको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो कि ये जो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये कहां से पास हो रहा है? लिख दो जरा, पासेस थ्रू द पॉइंट्स। कहां से ये पास हो रहा है? 2,15, 4,25 एंड 14,15, इन तीनों पॉइंट से होकर पास हो रहा है। अगर ये इन तीनों पॉइंट से होकर पास हो रहा है तो ये पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। यानी मैं x की जगह 2, y की जगह 15 अगर मैं पुट करूंगा तो एक इक्वेशन बन के आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले y की जगह 15, जब x की जगह 2 रखने पर y 15 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4a प्लस 2b प्लस c, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा देखो, जब मैं x की जगह 4 रखूंगा तो y 25 आ रहा है। x की जगह 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16a हो गया, प्लस 4 इंटू बी हो गया, प्लस c हो गया, इज इक्वल टू 25। 14 रखने पर देखो 15 आ रहा है, तो जब मैं 14 रखूंगा, 14 का स्क्वायर होता है 196a प्लस 14b प्लस c, और ये बराबर हो गया किसके? 15 के। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तुमको इक्वेशन कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं। इसको मैट्रिक्स मेथड से मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम लोग ये जो गिवन इक्वेशन है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में? देखो, गिवन इक्वेशंस कैन बी, यार एक तो ये इसका इरेजर सही से काम नहीं करता, ये बड़ी दिक्कत। द गिवन इक्वेशंस कैन बी, देखो इसको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म या इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी। बोलो, इसी तरीके से सॉल्व करते थे अगर याद है। एक इसको मानेंगे, ये जो एबीसी के कोएफिशिएंट्स है इनसे एक मैट्रिक्स बना लो, वेयर ए इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? 4, 16, 196, 4, 16, 196। दूसरा ये हो गया 2, 4, 14, 2, 4, 14, और सी का कोएफिशिएंट 1, 1, 1, ये हो गया ए, कॉमा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये जो वेरिएबल हमें सॉल्व करने हैं यानी फाइंड करने हैं, ए बी सी, ठीक है, कॉमा बी इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा ये 15, 25, 15। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये सब तुम लोगों ने कर रखा होगा मैट्रिक्स में, नहीं किया है तब तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। अब ए एक्स बी को अगर हम लोग को सॉल्व करना होता था, देखो कैसे करते थे। जब ए एक्स इज इक्वल टू अगर कहीं लिखा हुआ है बी और मुझे निकालना है कौन सी मैट्रिक्स? एक्स निकालना है, तो ए जब उधर जाता था तो ए इनवर्स बी हो जाता था। कितना हो जाएगा ये? एक्स बराबर ए इनवर्स बी। क्लियर हो गई बात कि नहीं?
ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए मुझे ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता था। तो ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कैसे करेंगे? अच्छा, ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है? ए इनवर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जानते ही होंगे, एडजॉइंट ए पता है कि नहीं? जो कोफैक्टर्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, कोफैक्टर्स का तुम बनाओ एक, यानी उनके कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाओ और उसको ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट ए बन जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। देखो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, 4 to 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। तो सबसे पहले लिख दो यहां 4, तो 4 ये छोड़ दो, 4 1 जा और 14 1 जा, 4 1 जा 4 माइनस 14 कितना हो गया? -10। ठीक है, -2 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो 2 वाली छोड़ दो तुम, ये 16 1 जा 16 माइनस 196, तो 16 माइनस 196 और प्लस ये तीसरा क्या है 1, और 1 जब होगा तो ये 16 इंटू 14 करना पड़ेगा मुझे, 16 चौको 64 और 6 224 आ जाएगा। और इसमें से मुझे माइनस करना होगा 196 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 24, 1976 2 78 784, कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस, ये दिक्कत है इसके साथ, ये हो जाएगा -40। ये तुम्हारा हो जाएगा 16 में से देखो 196 जाएगा तो -180, माइनस माइनस प्लस 180 2 से इंटू करेगा आ जाएगा 360। यहां पर देखो कितना आ जाएगा प्लस, इसका आंसर तो माइनस में ही आना चाहिए। ठीक है, 360, तो ये हो जाएगा -224 में से तुमको कितना निकालना है? 784। 784 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? -560। क्लियर हो गई बात कि नहीं? 560 में से 360 निकाल दो पहले, तो कितना हो गया? -200 और -40 और है तो -240 आ गया तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या यहां तक बात क्लियर है? डिटर्मिनेंट ए हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लिखेंगे बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हमको ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास पहले से है, कितना है? -240, तो मुझे निकालना क्या पड़ेगा? एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं समझो, ये निकालते हैं, इनके कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाते हैं, A11 A12 A13, क्योंकि 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हो जाएगा 21 31, हो जाएगा 22 23, इसी तरीके से तो मैट्रिक्स बनती है। और इसका मुझे क्या करना है? ट्रांसपोज कर देना है। क्लियर हो गई बात कि नहीं? इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रो और कॉलम एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये रो सीधे सीधे ऐसे आ जाएगी, A11 A12 A13। ठीक है, इसी तरह से यहां क्या आ जाएगा? A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ये जो A है ना, इसको बोला जाता है कोफैक्टर। क्या बोला जाता है इसको? कोफैक्टर। यहां लिख देता हूं AIJ, ये बोला जाएगा कोफैक्टर। अब मेन काम है भाई कोफैक्टर निकाल के तो एडजॉइंट ए निकाला जाए। चलो भाई, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, मैट्रिक्स पहले नोट कर लेते हैं। 4 16 196 2 4 14 मैट्रिक्स है जो मेरी, वो है 4 14 196 और कितना था? 2 नहीं 4 16 196, 4 16 196 2 4 14 1 1 1, ये मैट्रिक्स थी। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है? मुझे निकालना पड़ेगा A11। चलो भैया A11 निकालते हैं। ठीक है, A11 कैसे निकलेगा? अब ये देखो ऐसे निकलता है कि एक प्लस होगा फिर अगला माइनस होगा। ठीक है, 1 1 के बाद जैसे 1 1 ये जोड़ो, 1 और 1 कितना होता है? 2, तो इसका आंसर प्लस में आएगा, यानी साइन प्लस का लगेगा। और अगर इन दोनों का सम ऑड आएगा तो आंसर जो होगा वो माइनस में होगा। तो साइन बाद में देख लेना, पहले देख लो। A11 है तो आंसर प्लस में रहेगा। A11 का मतलब सीधे से ये है कि जैसे इस एलिमेंट का तुम्हें कोफैक्टर निकालना है तो A11 है 1 1 2, तो यानी प्लस में आएगा एक चीज।
इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बस। तो 4 1 जा 4 और -14, ये हो गया -10। इसके बाद तुम क्या निकालो, A21, ठीक है, या A12, अभी मैं लाइन से ही इसको रख दूंगा। तो अब निकालो A12। A12 अगर निकालें हम लोग, ठीक है, यानी इसके लिए, तो इसके लिए निकालेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे, 16 1 जा 16, -196 कितना हो जाएगा, -180, और ये रहेगा माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 180। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, A13। A13 देखो ये वाला, यानी ये रो छोड़ देनी, ये कॉलम छोड़ देना है। 16 × 14 करोगे, ये अभी हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके थे ना, 16 चौको 64 और 22, 224 -196 × 4 किया गया था हम लोगों ने, 784 आया था, और 3 1 4 है, तो आंसर पॉजिटिव यानी साइन प्लस का ही रहेगा। 784 में से यह हो जाएगा कितना, -560। ये A11 A213 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से आगे निकाल लेते हैं, A21 निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके से बोलो, समझ में आ गया ना कैसे निकाल रहे हैं। A21 निकालने, आंसर माइनस में आएगा, माइनस पहले से लगा लो। अब 21 का मतलब क्या हुआ, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, तो ये और ये छोड़ दो, 2 1 जा 2 और 14 1 जा 14, तो 2 में से 14 जाएगा, -12, माइनस माइनस ये हो जाएगा +12। A22 यानी A22 का मतलब ये वाला एलिमेंट है, तो ये और ये छोड़ना पड़ेगा, 4 1 जा 4, -196, तो हो जाएगा -192। इसमें तो साइन बदलेगा नहीं क्योंकि 2 2 है, 2 3 यानी माइनस में आएगा। अब 2 3 का मतलब है ये है तुम्हारा दूसरी का तीसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा, तो ये वाली रो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, 14 चौको हो जाएगा कितना, 56, -196 × 2 करोगे आएगा 392, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 392, 336, और माइनस का तो प्लस का 336 आ जाएगा, ठीक है। बहुत काम इसमें करना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन में बहुत लेंदी क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है। और उसके बाद आ जाओ, A31 निकालना पड़ेगा, A32 निकालना पड़ेगा, A33 निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब रुक जाओ, मैं सीधे इसका आंसर लिखता जाता हूं, वरना तुमको बहुत ज्यादा इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। अभी मैं अगर समझ गए हो ना कैसे निकालना है, कि नहीं समझ पाए हो, ये हो जाएगा तुम्हारा -2 12 और -16, -2 12 और -16, ये इस तरीके से बनेगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था, देखो एडजॉइंट ए के लिए मैंने क्या बताया था, एडजॉइंट ए हम लोगों ने पीछे निकाला था, किस तरीके से देखो बन रही थी, यहां पर देखो पीछे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इसी में पुट कर देना है, तो यानी इसी ऑर्डर में मैंने बना लिया था, -10 180 -560, ये तीनों ले आओ, कितने हो गए यहाँ पर, 12 336, सॉरी 12 के बाद कितना है यार, माइनस, ये 12, उसके बाद है -192, फिर कितना है 3 3 6, और उसके बाद है -2 और तुम्हारा 12 और -16, ये हो गया तुम्हारा एडजॉइंट ए। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है कि नहीं, बोलो समझ में आ गया कि नहीं। अब समझो, जो x था, x वाली मैट्रिक्स तुम्हारी क्या थी, x इज इक्वल टू क्या था, A इनवर्स इंटू बी, यही तो था, ठीक है। x क्या था तुम्हारा, ABC बराबर, A इनवर्स का मतलब क्या, A इनवर्स का मतलब हो जाएगा एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी, ये करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A पहले रख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में है, तो इसको लिख दो, कितना आया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए पीछे, 240 आया था निगेटिव का, निगेटिव 240, तो यहां पर हम रख देते हैं -1/240, ये हो गया डिटर्मिनेंट। और दूसरे वाले में तुम्हारा ये रख देते हैं एडजॉइंट, -10 180 -560 12 192 का निगेटिव है, ये 336 है, -2 है, 12 है और -16 है, ठीक है। और इसको इंटू कराना है किससे, 15 25 और 15 से। क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसको सॉल्व करके एबीसी से कंपेयर करा देना है। सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा आसान बनाओ। आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये सब 5 से कट रहे हैं तो 5 को निकाल कर बाहर करो, और ये सब 2 से कट रहे हैं तो इसमें से 2 को भी बाहर निकाल लो, ठीक है। तो अब समझो यहां पर
ये हो जाएगा, जब यहां से 5 निकालूंगा, यहां से 2 निकालूंगा, और यहां से एक काम करो -2 तुम बाहर निकालो, तो यहां पर कितना आ जाएगा, -10 और माइनस क्या हो जाएगा, +10, ठीक है, अपॉन 240। मैंने किसमें से क्या निकाला है, ध्यान रखना, यहां से मैंने क्या निकाला है, -2। जब -2 निकालूंगा, पहले सबको आधा करो, ये कितना हो जाएगा, 5, और माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये 12 का आधा 6, माइनस साइन बदल जाएगा क्योंकि मैंने माइनस निकाला है बाहर, ये 1 हो जाएगा, 180 तुम्हारा -90 हो जाएगा, 192 का तुम आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 96, प्लस का ही रहेगा, 12 का आधा, सही किया है मैंने, कहीं गलत लिख दिया है क्या, ठीक तो जा रहा हूं, मुझे लग रहा 296, ठीक है, 336 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 168, 560 का आधा करूंगा तो ये 336 का आधा निगेटिव हो जाएगा, -560 का मैं आधा करूंगा तो ये माइनस निकाला है, प्लस हो जाएगा कितना, 280, और 1 हो गया, ये हो गया -6, और ये हो गया 8, साइन बदल दिए हैं सबके, देख लो, और 2 से बाहर निकाला है, 2 को बाहर निकाला तो आधा कर दिया, यहां पर 5 को बाहर निकाला तो 5 तिहाई 15, 5 25, 5 तिहाई 15। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं, यहां तक क्या किसी को कोई डाउट लग रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन देखो बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ी दिक्कत लगेगी। अब ऊपर आ जाओ, ठीक है, यहां से मैं कूद के आ गया हूं, देखे रहना भाई कहां चल रहे हैं, यहां आ जाते हैं, तो ए बी सी इज इक्वल टू कितना आया, देखो 0 से 0 कट गया, कितना हो गया, 1/24, यहां अंदर इंटू करा दो, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15, -6 × 5 कितना हो जाएगा, -30, और 1 × 3 कितना हो जाएगा, +3, ये पहला हो गया। दूसरा 90 × 3 करोगे -270, 96 × 5 करोगे तो 5 9 45, 490 हो जाएगा प्लस का, है ना, और -6 × 3 करो तो हो जाएगा -18, 280 को 3 से करोगे 840, 168 को 5 से करोगे -840, 8 को 3 से करोगे आएगा 24, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा 1/24, अंदर देखो जरा सॉल्व किया, 15 और 3 18, -30 18, यहां बचा -12, 270 और 490, 490 में से तुम निकाल कर बाहर करो 270, कितना बचेगा तुम्हारे पास, 220, है ना, 202, मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है क्या, 490, 480 आएगा यहां, 96, 5 चक्का 30, 5 9 45, 3 48, हाँ 480 आएगा यहां पर, तो 480 में से 270 जाएगा 210, इसमें से 18 और निकालोगे तो आ जाएगा 192, 840 में से 840 गया खत्म, सॉरी, और प्लस का 24 तो ये आ जाएगा 24, ठीक है, इक्वल टू, समझ में आता जा रहा है कि नहीं, 24 डिवाइड कर रहा है, अंदर जाके डिवाइड कर दो, तो यहां क्या हो जाएगा, -12 में 24 से डिवाइड करोगे -1/2, 192 में 24 से डिवाइड करोगे 8, 24 में 24 से करोगे 1, ठीक है। हमने सॉल्व किया तो ए बी सी ये बराबर कितने के आया है, -1/2, 8 और 1, तो हमारा आंसर जो निकल कर आया, ए बराबर आ गया -1/2, बी बराबर आ गया 8, सी बराबर आ गया 1, इतना काम तो हो गया, बोलो समझ में आया कि नहीं, कंपेयर करा दिया सीधे सीधे सॉल्व करके। उसके बाद मुझसे क्या पूछा था, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रांसफर्ड बाय द बॉल, है ना, यानी इसमें वैल्यू रख दो, तो y बराबर जो इक्वेशन था तुम्हारा, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y², ये क्या था देखो, था y बराबर था ax², तो y बराबर a की जगह -1/2 x² प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है 8, तो +8x, और सी की वैल्यू आई है 1, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बहुत मेहनत करोगे तब जाके तुमको इसमें 5 नंबर मिलेगा, यही क्वेश्चन अच्छा खासा टाइम ले लिया, खत्म कहां से हो जाएगा, ठीक है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आया होगा, लेकिन लेंदी है, और कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं जो अलग से आया, एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन दिख जाएंगे तुम्हें, ठीक है। ये हो गया, इसको हटाऊं मैं आगे, क्लियर है, ये चलो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन लेंदी है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। एफ गोज आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स, मॉड एक्स क्यूब दे रखा है, शो करना है एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है फॉर और रियल एक्स एंड फाइंड इट। अब सबसे पहले समझो 34 वाले में हम लोग क्या करने वाले हैं। 34 का ये कौन सा है, ए पार्ट हम लोग करने वाले हैं। देखो ये जो मॉड एक्स का क्यूब है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये एक्स, देखो मॉड एक्स में क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स में, कि अगर वैल्यू 0 से छोटी होती है तो आंसर -x आता है, 0 से बड़ी होती है तो +x आता है। क्यूब में भी यही काम होगा ना, क्योंकि क्यूब पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर x क्यूब होगा कब, जब x 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और इसका आंसर -x क्यूब होगा कब, जब x 0 से छोटा होगा। यानी इस बात को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलो, ठीक है। अब अगर मुझे चेक करना है कि ये इसका डेरिवेशन हो रहा है कि नहीं, तो मुझे कौन सी चीज निकालनी पड़ेगी, उसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों बराबर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर बराबर नहीं आया तो डेरिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। कहां पर निकालेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 पर निकालेंगे। समझ में आती जा रही है बात कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0, चूंकि हम लोग, और ये नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है। ये सब तुम लोगों को पता होगा पहले से, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं तो फंक्शन में कहां पुट करेंगे, 0 के लेफ्ट में, यानी -x क्यूब में पुट करेंगे। तो हो जाएगा -x क्यूब, माइनस f0 रखेंगे, खत्म हो जाएगा, 0 ही आएगा तो रखने का कोई मतलब है नहीं, अपॉन में x हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये सॉल्व करोगे आ जाएगा -x², लिमिट इंट्रोड्यूस करोगे आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 रखने पर यही हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालोगे x इज इक्वल टू 0 पर, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, यही हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, देखो fx इस बार राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर रहे हैं, नहीं लिमिट लगाएंगे राइट हैंड पे, तो 0 के राइट में x क्यूब है, तो x क्यूब, f0 रखोगे तो f0 0 ही आ जाएगा, अपॉन x हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, x, ये काटोगे x² हो जाएगा, x² पे लिमिट इंट्रोड्यूस करोगे 0 आ जाएगा। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 ऑफ फंक्शन fx ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, कहां पर, एट x इज इक्वल टू 0 ऑफ fx, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है, इसलिए इसका डेरिवेटिव किया जा सकता है। बात खत्म आ गई कि नहीं, मतलब खत्म हो गई कि नहीं। तो f डैश एक्स डेरिवेटिव निकाल दो सीधे सीधे। कैसे निकाला जाएगा, x क्यूब का करोगे तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x², कब, जब x 0 से बड़ा होगा, और अगर माइनस है तो -3x² हो जाएगा, कब, जब x 0 से छोटा होगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। आगे सेम काम फिर से रिपीट करना है, क्योंकि इन्होंने बात किया है कि इसका f डैश एक्स का निकालो भाई, LHD जैसे fx का निकाला था वैसे, क्योंकि f डैश एक्स की बात कर रहे हैं ना, शो करना है कि f डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, और उसको फाइंड करना है। तो अब जो काम हम लोगों ने fx के लिए रिपीट किया है, वही काम f डैश एक्स के लिए भी रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f डैश एक्स, ये बराबर कितना हो जाएगा भाई, लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने हैं तो x टेंस टू 0, ठीक है, f डैश एक्स माइनस f डैश 0 अपॉन ये x माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे लगाओगे तो कौन सा हो जाएगा, ये लिमिट -x टेंस टू 0, 0 के लेफ्ट में देखेंगे तो -3x² रखेंगे, 0 रखने पे 0 आ जाएगा, नीचे x हो जाएगा, ठीक, ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, जब x यहां पर देखो x से पावर कट जाएगी, कितना हो जाएगा, -3x, लिमिट इंट्रोड्यूस कर दोगे 0 आ जाएगा भाई, -3x है, लिमिट x टेंस टू 0 है, पुट कर दो तो 0 ही आएगा कि नहीं। फिर उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो ऑफ f डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f डैश एक्स माइनस f डैश 0 अपॉन x माइनस 0, यहां पर फिर से करोगे तो लिमिट x टेंस टू, अब देखो कितना हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग कहां पे पुट करेंगे, राइट वाले में पुट करेंगे, राइट यानी 0 से बड़ा, 3x² हो जाएगा, ये
जीरो रखेंगे, जीरो ही आएगा, x माइनस जीरो एक्स होता है, ये इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो। इसको सॉल्व करोगे तो x से एक पावर कट जाएगी, कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और 3x में जब लिमिट इंट्रोड्यूस करोगे जीरो तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। हम लोगों ने अब यहां पर क्या देखा कि लिमिट या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f डैश x एट x इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f डैश x एट x इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो से सारी बड़ी वैल्यूज के लिए और जीरो से सारी छोटी वैल्यूज के लिए f डबल डैश एग्जिस्ट करेगा। हेंस f डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x। अब इसको फाइंड भी करना है तो f डबल डैश x, देखो फाइंड करना तो कोई बड़ी बात थी नहीं, 3x स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा 6x, और इसका कितना करोगे माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6x। इतना डेरिवेटिव तो जानते ही होगे, और इतना डेरिवेटिव नहीं जान रहे हो तो सैंपल पेपर करने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, नहीं लगेगा, बिल्कुल बेसिक है ये, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, बस ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 34 का ए। क्लियर है, आगे चले, ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया होगा। 34 का बी करते हैं, जगह तो छोड़ी नहीं है मैंने 34 के बी के लिए, ये बड़ी मुसीबत है। या तो इसको मैं क्या करा जाए, एक मिनट रुको, एक मिनट वेट करो बस। हाँ देखो, अब ये हो गया 34 का बी वाले की, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 34 कौन सा पार्ट, बी। ध्यान से देखना, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर दे रखा है फॉर सम सी ग्रेटर देन जीरो, और ये प्रूव करना है कि ये एक कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है ऑफ ए एंड बी। कांस्टेंट इंडिपेंडेंट का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी लेकिन ए और बी वहां नजर नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी का मतलब है कि ए और बी वहां नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, यानी इसको सॉल्व करने पर आंसर में ए और बी नहीं आना चाहिए, इसका मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इस बात को अब एक तो तरीका ये है कि इसका हम डी वाई बाई डी एक्स करें, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करें, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसमें एक काम करो, एक आइडेंटिटी पड़ी होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो अगर हम x माइनस ए स्क्वायर और y माइनस बी की जगह पे हम कुछ इस तरह से बनाएं कि ये साइन स्क्वायर हो जाए, ये कॉस स्क्वायर हो जाए बराबर सी स्क्वायर, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम सी साइन मान लें और इसको हम सी कॉस मान लें। बात को समझना, अगर मैं इसको सी साइन मानूंगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और इसको सी कॉस मानूंगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा जो कि 1 हो जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा सी स्क्वायर, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस एंगल को मैं इस तरह से करूंगा कि x माइनस ए को मैं क्या लेट करूंगा, साइन थीटा, ठीक है, और यहां करता हूं, देखो x माइनस ए को मैं क्या लेट करूंगा, सी साइन थीटा, एंड y माइनस बी को मैं मानूंगा सी कॉस थीटा। अब इसको एक काम करो, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए तो खत्म हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है तो ये हो जाएगा सी कॉस थीटा, और सी कांस्टेंट है। यहां पर देखो, अगर यहां पर थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, बी कांस्टेंट है खत्म हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस सी साइन थीटा आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा, मुझे अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए मैं क्या करूंगा, डी वाई बाई डी थीटा से, मतलब को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर दूंगा। ये सब एनसीईआरटी में तुमने पढ़ा होगा, माइनस सी साइन थीटा अपॉन सी कॉस थीटा, डिवीजन करोगे सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन बाई कॉस माइनस टेन थीटा आ जाएगा। क्या यहां तक बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं। डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों ने निकाला जो कि आया माइनस टेन थीटा। अब समझो, यहां मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया है, माइनस टेन थीटा। अब मैं इसको क्या करूंगा, फिर से थीटा के रिस्पेक्ट में देखो मैं कर दूंगा इसको डिफरेंशिएट, थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा तो डी बाई डी थीटा कर दूंगा, इधर किया डी बाई डी थीटा तो इधर भी डी बाई डी थीटा कर दूंगा। समझते जाना बात को, ठीक है। इसको ऐसे ही अभी लिखा रहने दो,
ये जब करोगे डी बाई डी थीटा तो हो जाएगा माइनस, और tan का होता है डेरिवेशन सेक स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ गया। बोलो यहां तक बात समझने में कोई दिक्कत है तुमको? माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया। इसको मुझे बनाना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। क्या बनाना है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। तो मैं एक काम करूंगा, देखो डी बाई डी एक्स अपनी मर्जी से नीचे डी एक्स लाऊंगा और ऊपर भी ले आऊंगा, और डी थीटा को यहां लिख लिया मैंने। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? मैंने थोड़ा सा झोल किया यहां पे, थोड़ा सा झोल क्या किया कि मैंने नीचे dx लेकर आया, ऊपर भी dx लेकर आया, और इस d थीटा को dx के साथ एडजस्ट कर दिया, dx को d के साथ। अब d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स जो होगा वो तुम्हारा तुरंत क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ में आई कि नहीं? जब dy बाई डी एक्स को रीडिफरेंशिएट करते हैं तभी तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनता है। और dx बाई डी थीटा की वैल्यू तो मेरे पास पहले से थी, कितनी थी? c cos थीटा, ये मैंने पुट कर दिया, और इक्वल टू आया था माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं? बस यहां पर मेन पॉइंट यही था समझने वाला जो मैंने किया है, ठीक है। c cos थीटा इधर जाकर क्या कर देगा? डिवाइड, तो ये c cos थीटा डिवाइड कर देगा। cos ऊपर जाके बन जाएगा सेक, सेक स्क्वायर पहले से था, एक और cos चला गया तो सेक क्यूब थीटा अपॉन में आ गया c। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जो क्वेश्चन था तुम्हारा उस पर ध्यान दो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और इस पूरे पे पावर कितनी दे रखी थी? 3/2, अपॉन में था तुम्हारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, आई थी माइनस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, और इस पे लगा हुआ है स्क्वायर, और उस पूरे पे पावर 3/2 अपॉन इसकी वैल्यू निकल कर आई है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की माइनस सेक क्यूब थीटा, और अपॉन में सी आया है। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? सी को लेके चले जाओ ऊपर, या माइनस सी को, क्योंकि इधर डिवीजन में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये तुम्हारा बनेगा माइनस सी। देखो माइनस टेन का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही तो आएगा, क्योंकि स्क्वायर किसी का भी हो आंसर तो प्लस में ही देता है, और अपॉन सेक क्यूब थीटा, ठीक। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ रखा है क्लास 10th में ही तो पढ़ा था ये आइडेंटिटी, और अपॉन सेक क्यूब थीटा। और क्लास 9th में ये पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। सेक की पावर 2 है, बाहर पावर 3/2 है, दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये सेक क्यूब थीटा नहीं बनेगा? और नीचे तो सेक क्यूब थीटा पहले से था, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या माइनस सी आया कि नहीं आया? माइनस सी जो कि एक कांस्टेंट है, विच इज अ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। बस यही लाना था मुझे, काम खत्म हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां पर किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। सेक स्क्वायर का मतलब होता है सेक थीटा का स्क्वायर, और उसके ऊपर 3/2 है, 2 इंटू 3/2 करोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर सिर्फ 3 बचेगी। कॉपी लेके आराम से बैठो, तब करोगे तो समझ में आएगा। ऐसे हवा हवाई बातें करोगे लगेगा नहीं क्वेश्चन फिर। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर है? आगे चलें अब हम लोग। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द शॉर्टेस्ट बिटवीन द लाइन L1 L2। पेरीमीटर दे रखा है, एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है, बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी। अब समझो अगर कोई दो लाइन दे रखी है और दोनों स्क्यू लाइन से, यानी वो लाइन पैरेलल नहीं है। पैरेलल के लिए हम लोग चेक करते हैं, ये देखो इस वाली को और इस वाले को ध्यान से देखो, अगर इनके रेशियोज सेम हो रहे हैं, आई जे के जो रेशियोज हैं, ठीक है, वो अगर प्रोपोर्शन में है तो पैरेलल है, वरना पैरेलल नहीं होता है। तो ये दोनों लाइन मुझे पता चल रही है कि पैरेलल नहीं है, साफ साफ मुझे देखने पे पता चल रहा है कि दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो ये स्क्यू लाइंस हो जाएंगी। जैसे ये स्क्यू लाइन होंगी, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का? मान लिया एक लाइन है ऐसे A1 प्लस लेमडा B1 डैश वेक्टर, सॉरी, एंड दूसरी लाइन है तुम्हारी A2 वेक्टर प्लस लेमडा या म्यू कह लो इस बार
B2 वेक्टर। ठीक है, ये दो लाइन अगर इस तरीके से दे रखी है, B1 एंड B2 आर नॉट पैरेलल, तो यहां पर भी पैरेलल है नहीं, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो सीधा फॉर्मूला होता है वो होता है B1 क्रॉस B2 करो, डॉट प्रोडक्ट इसका करो A2 माइनस A1 से, ठीक है, अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल दो और इस पूरे आंसर का मैग्नीट्यूड निकाल दो। ठीक है, इतनी मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात कि नहीं? इतना काम तुम्हें करना पड़ेगा। अब दो लाइन जिस पैटर्न की मुझे दिखाई दे रही हैं, तो मुझे यहां से वैल्यूज पता चल रही हैं कि भाई ये पूरा ए का काम करेगा तुम्हारे लिए, ये पूरा तुम्हारे लिए ए का काम करेगा यानी A1 का, और ये तुम्हारे लिए पूरा वेक्टर B1 का काम करेगा। ठीक है, ये तुम्हारे लिए A2 का काम करेगा और ये पूरा तुम्हारे लिए B2 का काम करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये निकालते चले जाओ। एक काम और कर देना, लिख देना B1 एंड B2 आर नॉट पैरेलल वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर नहीं है, सीधे सीधे लिख देना वी कैन सी दैट B1 एंड B2 आर नॉट पैरेलल वेक्टर। बहुत ज्यादा कहानी रेशियो दिखाना नहीं, ऐसे ही लिख देना। ठीक है, लिख देना B1 वेक्टर बराबर दिस, B2 वेक्टर बराबर दिस, एज वी कैन सी B1 एंड B2 आर नॉट पैरेलल। क्यों नहीं पैरेलल है मैं दिखा दे रहा हूं। आई का साथी 7 है, आई का 1 है, तो 7 और 1 का रेशियो 1, ये -6 -2 रेशियो 3, रेशियो बराबर नहीं हुआ दोनों का, बात खत्म हो गई। ठीक, इस तरह से होता है। अब मुझे क्या क्या निकालना है, देखो यहां से सारी वैल्यूज उठाकर लिख लो। सबसे पहले आप A1 लिख लो, देखो ताकि तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना आए सॉल्व करने में। सबसे पहले आप A1 लिख लो। देखो A1 कितना दे रखा है, -i -j -k, ठीक है, k कैप। और A2 देखो कितना दे रखा है, A1 वेक्टर हो गया यार, ये A1 वेक्टर हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ। और A2 वेक्टर तुम्हारा कौन सा है, 3i + 5j + 7k। मुझे काम पड़ेगा A2 वेक्टर -A1 का, तो यहीं से निकाल के पहले से रखे रहो भाई। A2 वेक्टर में से इसको घटाना है, 3i में से -i घटाओ आएगा 4i, ठीक है। और 5j में से तुम घटाओ -j, तो कितना हो जाएगा +6j। और 7k में से तुम घटाओ -k, तो कितना हो जाएगा 8k। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही? क्योंकि जब हम सबट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, तो साइन जाहिर सी बात है कि 3a माइनस जब अंदर जाएगा तो सारे साइन प्लस कर देगा ना। सबट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, सब प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4i, 5 और 1 6j, 7k और ये 8k हो गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अच्छा, B1 क्रॉस B2 भी तो निकालना पड़ेगा। तो अब B1 जरा देखो, वेक्टर B1 कितना है, ये तुम्हारा B1 है 7i कैप -6j कैप + k कैप। और वेक्टर B2 तुम्हारा दे रखा है वो दूसरा वाला, देखो i कैप -2j कैप + k कैप। मुझे क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2। तो पहले B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे, यहां i, यहां j, यहां k। i का साथी देखो यहां पर कितना है 7, और यहां पे कितना है 1। j का साथी यहां -j, यहां -2। k का साथी यहां पे कितना है 1, और यहां पे कितना है 1। दोनों जगह 1 1 दे रखा है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, i को रोका, -6 वन जा -6, और ये +2, भाई -2 -2, एक माइनस और आएगा, तो -6 + 2 कितना हो जाएगा -4। फिर माइनस लगाओ j कैप, 7 वन जा 7, -1 कितना हो जाएगा 6, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, प्लस कितना लगाओ k कैप, 7 2 जा ये हो जाएगा -14, और माइनस माइनस प्लस, -14 + 6 8 हो जाएगा, यानी इंटू 8। तो सॉल्व करने पर ये आया -4i कैप -6j कैप + 8k कैप। ये मेरा क्या हो गया, B1 क्रॉस B2। क्या यहां तक बात समझने में कोई दिक्कत है? -4 -6 + 8k, ठीक है, क्लियर होता जा रहा है? के बराबर -14 + 8, नहीं 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 नहीं, -14 होगा और +6 होगा, तो -8 होना चाहिए था। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करो,
ये प्लस के कैप और ये -8 आएगा तो ये -8 के होना चाहिए। ठीक है, अब सही है। B1 क्रॉस B2 तो मुझे पता चल गया, लेकिन अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए। चलो भाई ये भी निकालते हैं। अंडर रूट मैग्नीट्यूड के लिए देखो, -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर। ठीक है, सब माइनस में वैल्यूज हैं। ये हो जाएगा 16, इसका 36, इसका 64, ये हो जाएगा 116। और 116 को अगर सॉल्व करोगे तो 4 × 29 होता है, 2√29 आ जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया हो तो बताओ, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, बैठ के आराम से लगाना तो आ जाएगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस, अपने पास देखो वैल्यूज आ चुकी हैं, किया नाटक तुमने। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 देखो कितना आया था, यहां आया था -4i -6j -8k। ये हो गया रिक्वायर्ड डिस्टेंस में B1 क्रॉस B2 की वैल्यू। डॉट प्रोडक्ट इसका A2 - A1 से करना है, जो कि आया है 4i + 6j + 8k। और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड जो कि है 2√29, और इस पूरे का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है ना। तो डॉट प्रोडक्ट देखो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट तो सिंपल है, i वाला i से, j वाला साथी j से, k वाला k से करेगा। 4 × 4 -16, 6 × 6 -36, 8 × 8 -64 अपॉन 2√29। 64 36 16 वही आ गया तुम्हारा -116 अपॉन में 2√29। चूंकि बाहर मॉड लगा हुआ है तो बाहर ये पॉजिटिव आ जाएगा, 116/2√29। 116 को काटो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 58/√29। भाई 2 से काटा 116 को 58 आ गया। √29 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज कर दो, तो ये हो गया 58√29 अपॉन √29। √29 अरे यार ज्यादा जल्दी में है क्या, हम तुमसे ज्यादा जल्दी में है लग रहा है। 58√29 बना 29, 29 2 कटेगा 58, तो 2√29 ये आंसर होना चाहिए। बहुत काम कराया भाई इस क्वेश्चन ने। बोलो क्या क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर है तो फिर आगे चलें। ठीक है, लेंदी क्वेश्चंस हैं। अब चूंकि इसके 2 पार्ट करने लग रहे हैं भाई, तो टाइम तो लगेगा ही, है ना। चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए भी जगह बनानी है, वेट करो जरा। देखो नेक्स्ट भी समझा देता हूं। देखो बहुत ज्यादा लैंग्वेज अब नहीं लिखूंगा, वैसे भी तुमको एक करना होगा ना, दोनों तो करने नहीं होंगे। हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और लास्ट के क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 to 1 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। मैं तुमको बस समझा देता हूं, शॉर्ट में थोड़ा सा करूंगा। यहां पर कोई पॉइंट, ये मान लो ये पॉइंट है यहां पर 1 to 1, ठीक है, और ये लाइन है, ये ए बी मान लिया, ये लाइन हो गई। इसकी इमेज यहां कहीं नीचे बनाई, बोलो मिलेगी? क्यों भाई, ये P है तो इस लाइन में इसकी इमेज ठीक बराबर दूरी पर इधर मिलेगी। इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1, z1, ये मान लो इसके कोऑर्डिनेट। और इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में, x - 3/1, y + 1/2 और z - 1/3। ये इसका फुट है। किसका फुट है? इस लाइन का जो फुट है, जो जहां पे पड़ रहा है, कहां पर? AB पे पड़ रहा है। इस पॉइंट L के कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालने हो तो देखो कैसे निकाला जाएगा, बस शॉर्ट में समझो। सबसे पहले ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसी के ऊपर इसका फुट आएगा, तो कोऑर्डिनेट ये यहां पर P मान लो। L के मुझे अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आप एक काम करना, लेट कर लेना इस लाइन को लैम्डा के बराबर, x - 3/1, y + 1/2,
z माइनस 1/3 बराबर पुट कर लेना लेमडा के। अब एक एक को लेमडा से कंपेयर करा देना, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों पॉइंट आ जाएंगे। तो x बराबर देखो लेमडा 1 जा लेमडा प्लस 3, इसी तरह से y बराबर देखो 2 इंटू लेमडा 2 लेमडा, और यहां +1 है उधर जाके -1 हो गया। इसी तरह से z बराबर 3 इंटू लेमडा 3 लेमडा, और -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। ये एक्स वाई जेड आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? इसको तुम पॉइंट L के कोऑर्डिनेट मान लेना। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, और L क्या है? फुट ऑफ द पॉइंट P ऑन द गिवन लाइन, ठीक है, बस ये है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या माने? यही एक्स वाई जेड वाला मानना, लेमडा +3 2 लेमडा -1 3 लेमडा +1। ये हो गए एल के कोऑर्डिनेट। क्या यहां तक बात को समझने में कोई दिक्कत है? जैसे ही तुमको एल के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, तुम इस पीएल के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करना। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएल कैसे निकलते हैं? ऐसे सबट्रैक्ट करते हैं इसमें से एक एक पॉइंट को। लेमडा +3 में से एक निकालो तो कितना आ जाएगा? लेमडा +2, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ, लेमडा +3 -1 करोगे तो कितना आ जाएगा? लेमडा +2 कॉमा 2 लेमडा -1 में से जब 2 निकालोगे तो आएगा 2 लेमडा -3। बार बार ब्रैकेट क्यों लगा दे रहा हूं यार? 2 लेमडा -3, और 3 लेमडा +1 में से जब 1 निकालोगे तो आ जाएगा 3 लेमडा। ये हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज किसके? पीएल के। क्या ये बात समझ में आ रही है? और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एबी जब कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हो ना, तो ये जो अपॉन में वैल्यूज होती हैं यही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो ये 1 2 3 डायरेक्शन रेशियोज हो गए एबी के। ये हो गई दूसरी बात। बिकॉज पीएल जो होगा वो एबी पे परपेंडिकुलर होगा, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज में इनटू करके ऐड करने पर 0 आना चाहिए, ये याद रखना। जैसे अगर दिया हो A1 B1 C1, डायरेक्शन रेशियोज दूसरी लाइन के हैं A2 B2 C2, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 का सम होना चाहिए 0, ठीक है। तुमको अगर 3D वेक्टर का पूरे कॉन्सेप्ट पता है तो लग जाएगा। तो लेमडा +2 1 जा लेमडा +2 प्लस 2 लेमडा -3 को 2 से इंटू करो तो 2 दूनी 4 लेमडा -6 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 करोगे तो 9 लेमडा हो जाएगा, बराबर आना चाहिए 0। इसको जरा सॉल्व करो, 9 4 13 1 14 लेमडा, ठीक है, और -6 + 2 -4 बराबर 0। लेमडा बराबर -4 उधर जाके 4 अपॉन में 14 2/7, ये लेमडा की वैल्यू आ गई। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? जैसे ही लेमडा की वैल्यू आएगी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तुरंत किसके? एल के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल कैसे निकलेंगे? लेमडा की जगह पुट कर देना। लेमडा की जगह पुट करोगे 2/7, तो 2/7 + 3 कॉमा 2 इंटू लेमडा यानी 2 इंटू 2/7 4/7 -1 कॉमा 3 इंटू लेमडा यानी 3 2 जा 6/7 + 1। सॉल्व करो इसको, 7 3 21 2 23/7 और 7 1 जा 7 -3/7 अच्छा 13/7। ये आ गए पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट। क्या यहां तक किसी को कोई बात समझने में दिक्कत है? यहां तक आसानी से कर लोगे? अब बात को ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट एल होगा ये पी और क्यू के बिल्कुल बीचों बीच में होगा। मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? तो पॉइंट एल जो है ये मिड पॉइंट है। एल इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो x1 + 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 23/7। आप ऐसे निकालते चले जाओ। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2, ऐसे ही तो निकलता है, और उसको इससे कंपेयर कराते चले जाओ। इसलिए x1 + 1/2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23/7 कॉमा y1 और प्लस ये कितना है? 2, y1 + 2/2 वैल्यू कितनी आई? -3/7। z1 + 1/2 वैल्यू कितनी आएगी?
13/7। इसको सॉल्व करो तो x1 y1 और z1 मिल जाएगा, यानी पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। हाँ बोलो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो जगह ही कम पड़ जाती है। देखो तो x1 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये इधर चला जाएगा 46/7 माइनस 1, 46/7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 39/7 लगभग। तो ये x1 आ गया 39/7। y1 देखो कितना आएगा, ये 2 इधर जाके इंटू करेगा, -6/7 माइनस 2, -6/7 माइनस 2, ये हो जाएगा -20/7। अब ये सब फ्रैक्शन देखो तुमको सॉल्व करनी आनी चाहिए। z1 कितना हो जाएगा, देखो ये जाएगा इधर 26/7 माइनस 1, 26/7 माइनस 1, 19/7। ये हो गई x1 y1 और z1 की वैल्यू। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं? बस अब काम खत्म। ये जब निकल आया तो अब इक्वेशन अपने आप बना लेना। अब मुझे क्या बनाना था, ये पॉइंट PQ निकल आया। अब मुझसे इन्होंने पूछा था कि इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। तो इन दोनों पॉइंट्स के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेना। इन दोनों पॉइंट के क्या निकाल लेना? डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज निकालने के बाद सॉल्व कर देना। अब डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? ये जो x1 में से इसको घटाना 1 को, y1 में से 2 को, z1 में से 1 को। डायरेक्शन रेशियो अभी निकालना सिखा चुका हूं, तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेना। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ निकाल लेना। बोलो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ निकालने के बाद एक काम कर देना, यहां तक तो समझ ही गए होगे। काम ये करना, x1 माइनस 1 अपॉन जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो लाइन से रखते चले जाना। एक यहां y1 माइनस ये 0.2 है डायरेक्शन रेशियोज यहां, और इसी तरह से z1 माइनस 1 यानी x माइनस 1 बाई डायरेक्शन रेशियो, y माइनस 2 बाई और z माइनस 1 बाई, और जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो वहां लिख देना। डायरेक्शन रेशियोज देखो ऐसे 3 पॉइंट आते हैं, ऐसे लिख देना। समझ गए? बस ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और अभी फिर बहुत टाइम लग जाएगा फिर ऐसा सॉल्व करने में। चलो आगे चलते हैं, बहुत पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 36 पर। रमेश द ओनर ऑफ अ स्वीट सेलिंग शॉप परचेज सम रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट्स ऑफ डायमेंशन 25-40 टू मेक कंटेनर पैक्स विदाउट टॉप, यानी ऊपर से टॉप नहीं है, बोर्ड बनाने जैसे मिठाई का डिब्बा होता है, ऊपर से समझो खुला हुआ है। x सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर टू गिव द शीट द शेप ऑफ द कंटेनर बाय फोल्डिंग द फ्लैप्स। बात को थोड़ा सा ऐसे समझना, एक पेपर पढ़ा इसी से मैं समझा देता हूं। ये अगर कोई रेक्टेंगुलर शीट है, ये कोई रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, इसको काट के फोल्ड करके आप कुछ बना रहे हो। यहां से आपने एक x सेंटीमीटर का एक स्क्वायर काटा, इसको फोल्ड करने के लिए काटना पड़ेगा ना। तो मान लिया यहां से ऐसे तुमने ये एक स्क्वायर काट दिया, ये एक स्क्वायर क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, इधर से 1 सेंटीमीटर का काटा, तो इधर से भी तो x का काटोगे। मेरी बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? जैसे इधर से काटोगे वैसे इधर से भी काटना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब इसको ऐसे फोल्ड करोगे, इधर से ऐसे फोल्ड कर दोगे और इसको इधर से ऐसे फोल्ड कर दोगे, ऐसे, और इधर से ऐसे फोल्ड कर दोगे, हर तरफ से ऐसे फोल्ड करते चले जाओगे। ये देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे एक डिब्बा बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे समझ गए कि नहीं? ऐसे क्लियर हो रही है बात कि नहीं? ऐसे एक डिब्बा बन के तैयार हो जाएगा ये। ठीक, अब मैंने किया क्या है, मैंने जो दोनों तरफ से ये जो स्क्वायर काटा है ना x का, तो इसकी जो ब्रेथ में से x एक तरफ से कम हो जाएगा, x एक तरफ से कम हो जाएगा, यानी टोटल 2x कम हो जाएगा। इसी तरह से इसकी लेंथ में से भी x इधर से कम हो जाएगा, x इधर से भी कम हो जाएगा, दोनों तरफ से x कम हो जाएगा। ठीक है, इधर से भी तो ऐसे ये जाएगा इधर, ये देखो। बोलो, जब ये ऐसे बॉक्स इसको बनाओगे, ठीक, ऐसे समझो, दिखाई दे रहा है ना? तो ये जब ऐसे फ्लैप करोगे ना, तो जितने सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करोगे वो दोनों तरफ से घटेगा।
और इसकी जो ऊंचाई होगी, हाइट, जितने भी एक जैसे जितनी यहां पे काटोगे उतना ही ऊंचा तो ये इधर से फ्लैप होगा, ये वाला हिस्सा जो है, ये देखो इसकी जो हाइट है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है जनरली। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे भाई क्या कह रहे हैं। एक्सप्रेस द वॉल्यूम। सबसे पहले इन्होंने कहा है जो वॉल्यूम है उसको फंक्शन ऑफ एक्स में तुम करो। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है समझना, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। जब तुमने लेंथ इसकी कितनी थी, देखो 40/25 था, 40 में से x एक तरफ से काटा, x एक तरफ से काटा, यानी -2x। बात समझ में आई कि नहीं? ब्रेथ कितनी थी 25, x एक तरफ से काटा, x एक तरफ से, तो अब 25 - 2x। और हाइट कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ये आ गया तुम्हारा वॉल्यूम। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? एक नंबर तो तुम्हारा हो गया यहीं से वॉल्यूम से। आगे देखो dv/dx करना है, यानी इसको तुम्हें क्या करना है, दूसरे में डेरिवेट कर देना है। मुझे क्या निकालना है अब, dv/dx। अब देखो इसको अगर तुम इस तरह से डेरिवेट करोगे ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल नहीं, एक काम करो इनटू करा लो तो शायद आसान हो जाए। देखो इसको मैं x प्लस ए एक्स प्लस बी से ओपन करूंगा तो -2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 40 और 25 हो जाएगा 65। रुकना भाई, 65 इंटू -2x और 25 इंटू 40 हो जाएगा, 25 इंटू 40 हो जाएगा 1000 और बाहर x है ये। अब इंटू तुम अपनी मर्जी से करा लेना, कोई जबरदस्ती नहीं, मेरे हिसाब से कराओ। ये 4x² हो जाएगा, ये 130x हो जाएगा, ये प्लस 1000 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है। अभी dv/dx ने, अभी मैं v को ही सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अभी मैंने डेरिवेट किया नहीं है, मैं v को ही क्या कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि मेरा डेरिवेशन आसानी से हो सके। इसको अंदर इंटू कराओ x को, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4x³ -130x² प्लस 1000x। इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, 4 से तो जाएगा नहीं, 2 तो मैं कॉमन ले ही सकता हूं, ठीक है। 2x³ -65x, x भी तो है 2x, लेकिन 2x कॉमन लेने का मतलब क्या है? अरे इसी को कर दो ना यार, ये तो अब आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा, छोड़ो। dv/dx निकालो, तो ये 4 3 12x² हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा 130 दूना 260x और ये खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं x जाएगा ना, 1000 आएगा। ये हो गया dv/dx। तो ये तुम्हारा दूसरा वाला भी हो गया। अब उसके बाद कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x। देखो मैंने क्या किया, मैंने इंटू कर दिया, अब तुम अपने हिसाब से इंटू कर लेना और इंटू करने के बाद निकाल लेना। अब ये तो हो गया dv/dx। अब मुझे क्या करना है, मुझसे इन्होंने कहा है भाई कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम। अब मैक्सिमम करने के लिए मुझे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। जिस वैल्यू पर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा हो जाएगा यानी नेगेटिव हो जाएगा, वहां पर मैक्सिमम होगा वॉल्यूम। तो x की किस वैल्यू के लिए चेक करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे d²y/dx² निकालना पड़ेगा। उससे पहले मुझे क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी, जिन वैल्यूज पे मुझे चेक करना है। तो उसके लिए मुझे dv/dx को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तब मेरी वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। ये सब अगर तुम लोगों ने किया होगा तब तो याद होगा। देखो 4 से कट रहा है कि नहीं, 4 से 4 से 24 कट तो रहा है, तो ये हो जाएगा 3x²। इसको 4 से काटोगे तो हो जाएगा 4 से 24, 4 पंचे 20 और इसको काटोगे तो 250 बराबर हो जाएगा 0। 3x² -65x प्लस 250 ये बना। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3x²। देखो 250 और 3 750 होना चाहिए और 750 के लिए 50 इंटू 15 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा -15x -50x प्लस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ये तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे। 3x तो ये x -5 हो जाएगा और माइनस यहाँ से 50 ले लेंगे तो ये भी x -5 हो जाएगा। x -5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, 3x -50 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो x बराबर 5 आ जाएगा जब x -5 को 0 के बराबर रखेंगे, 3x -50 को रखेंगे तो x बराबर 50/3 आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझने में कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। डेरिवेटिव निकालो, d² y/dx² निकालना है।
देखो dv बाई डी एक्स ये आया था, अब इसी को क्या करो, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स कर दो। तो इसको जब करोगे तो 12x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, देखो 24x, 260x का हो जाएगा 260, और वो तो गायब हो गया तुम्हारा, क्या बोलते हैं 1000 का, तो 0 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, x बराबर 5 पे देख लो इसको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 5 पर चेक करो जरा, 24 इंटू 5 माइनस 260, 120 माइनस 260, आंसर आया माइनस 140। निगेटिव वैल्यू आ गई, निगेटिव वैल्यू आ गई तो काम खत्म हो गया, बिकॉज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर नहीं है भाई, स्मॉलर देन 0 है, छोटा आ गया। उल्टा केस होता है ना इसमें, जब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा होता है तो वहां पर मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो x बराबर 5 पे ये 0 से छोटा हो गया, हेंस x इज इक्वल टू वॉल्यूम विल बी मैक्स एट x इज इक्वल टू 5। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसी तरह से 50/3 पे भी चेक करना हो चेक कर लेना, आएगा नहीं, ठीक है। 50/3 पे करोगे तो 400 माइनस 260 पॉजिटिव 140 आ जाएगा, जैसे ही वैल्यू 0 से बड़ी होगी वहां पर तो मिनिमम हो जाएगा। तीसरा वाला पार्ट इसका देख लो, तीसरे का और वाला पार्ट देख लो। और वाले पार्ट में क्या कह रहा है ये, और वाले पार्ट में कह रहा है चेक वेदर वी हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू 65/6। सबसे पहले अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो वहां पे जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना वो 0 हो जाएगा। तो जरा इस पे चेक कर लेते हैं हम लोग, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहां पर, x इज इक्वल टू 65/6 पर चेक करते हैं। तो देखो 24x यहां पर रखो 65/6 माइनस 260, 6 से काटो 4 बार में, 65 इंटू 4 करोगे 260 माइनस 260 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। एक बात तो हो गई 0। दूसरा डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर जहां पे 0 होगा उसके अगल बगल चेक करोगे, यानी उसके लेफ्ट में और उसके राइट में, अगर साइन अलग अलग आ रहा है, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। इसके लिए तुम मेरे लास्ट ईयर के वीडियोस में जाओगे, वहां एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए एक छोटी सी वीडियो पड़ी हुई है, समझ लेना वहां से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह सब पिछले साल ये सब पढ़ाया था, कैलकुलस का मेजोरिटी ऑफ पोर्शन मैंने कवर किया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, x इज इक्वल टू 65/6 निगेटिव, यानी थोड़ा इधर। जब हम लोग यहां पर सिर्फ साइन चेक करना है और कुछ नहीं। देखो जब हम यहां पर 65/6 से छोटी वैल्यू लेंगे ना, तो ये जो वैल्यू होगी 260 से कम हो जाएगी, ये माइनस 260 वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी ये निगेटिव आ जाएगा। सिर्फ चेक करना है कि निगेटिव आ रहा है, मार पूरा लिखने मत लगना बैठ के। और इसी तरह से जब इसको 65/6 के राइट में करोगे ना तो पॉजिटिव आ जाएगा। और जैसे ही डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर जिस वैल्यू पे 0 आए और उसके लेफ्ट और राइट में साइन बदल जाए, एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव हो जाए, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। हेंस x इज इक्वल टू 65/6 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा केस स्टडी 4 नंबर का। आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखो। एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ रेस, 2 डिफरेंट कैटेगरी बनाई, कुछ लड़कों की कुछ लड़कियों की, टोटल 250 पार्टिसिपेंट थे। अमंग ऑल ऑफ देम फाइनली 3 फ्रॉम कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 से 3 बच्चे लिए, कैटेगरी 2 से 2 बच्चे लिए हैं, 2 फ्रॉम कैटेगरी 2 वर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। रवि फॉर्म्स 2 सेट बी एंड जी विद पार्टिसिपेंट। ये देखो पहला हो गया बी का, B1 B2 B3 3 लड़के हो गए। दूसरा गर्ल्स का सेट बना G1 G2 2 लड़कियां सिलेक्ट करी गई हैं। ठीक, रिलेशन फंक्शन की अब बात कर रहे हैं, यहां पर आ जाओ, आगे मैंने लिख रखा होगा, ये मेन क्वेश्चन है। रवि विशेस टू फॉर्म ऑल द रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम B to G, हाउ मेनी सच रिलेशंस आर पॉसिबल। समझो पहले पार्ट के लिए B बराबर कितना दे रखा है, B1, B2, B3 यही दे रखा था ना। और ये दूसरा सेट जो दे रखा है वो है G1, G2। नंबर ऑफ एलिमेंट देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट B में कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स G में कितने हैं देखो 2। टोटल जो होंगे B क्रॉस G में
यानी इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो टोटल एलिमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 इंटू 2 यानी 6। तो कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे, 2 की पावर लगा दो। जितने सबसेट होते हैं किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के उतने ही पॉसिबल रिलेशन होते हैं। हेंस नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ये हो गया पहला पार्ट आसानी से। क्लियर है, बिल्कुल सेट से निकल जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है भाई। 3 इसके पास थे, 2 इसके पास थे, टोटल 6 एलिमेंट होंगे। अगर किसी सेट के पास 6 एलिमेंट हैं, किसी सेट के पास कितने एलिमेंट हैं 6, तो सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर 6, और जितने सबसेट होते हैं उतने ही रिलेशन बनते हैं। एक बात और ध्यान रखो, यहां पर मैंने गलती से 1 मिनट, ये सेट है तो ये करली ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरा देखो, राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी। यार देखो जी जो दे रखा था ना इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या दे रखा था, G1, G2, ये 2 दे रखे थे। अगर तुम सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन उठाओगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन उठाओगे तो वो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव मतलब जब कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ऑन जी, वो सिंपली क्या हो जाएगा समझो, G1 का G1 से ले लो, G2 का G2 से ले लो, बात खत्म। और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया, ठीक है। देखो ये G1 का G1 से रिलेशन है, G2 का G2 से, तो ये रिफ्लेक्सिव है। और तुम्हारा क्या कहते हैं, ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। जब भी इक्विवेलेंस बोले ये याद रखना कि सारे के सारे रिफ्लेक्सिव वाले खाली उठा लेना बस, कि वो फंक्शन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, बात खत्म। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अपने आप हो जाता है, दूसरा कोई एलिमेंट ना आना चाहिए यहां पे, ये ध्यान देना। तीसरा देखो, अब ये हो गए 1-1 नंबर वाले। अब तीसरा 2 नंबर का देखो, रवि डिफाइंस अ रिलेशन एज B1 B2, राइट द मिनिमम ऑर्डर्स टू बी एडेड इन R1 सो दैट इट बिकम्स, मेन पॉइंट समझना यहां पर, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो जाए लेकिन सिमेट्रिक ना हो। और इनके पास देखो कितने सेट थे जो इन्होंने बनाए हैं B2B R1 में, समझना बात को अच्छे से। R1 जो इन्होंने बनाया है, इन्होंने सिर्फ इनके पास रखा है B1, B2 और दूसरा है B2, B1। एक बात बताओ, B1 का रिलेशन B2 से है, B2 का रिलेशन B1 से है, तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है, ठीक है। लेकिन कह रहे रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक नहीं चाहिए। तो पहले रिफ्लेक्सिव वाला काम करो। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो B1 का B1 से होना चाहिए रिलेशन, B1 B2 B3 3 एलिमेंट है, B1 का B1 से होना चाहिए, B2 का B2 से होना चाहिए, B3 का B3 से होना चाहिए, ये तो बात बिल्कुल कंपलसरी है। तो ए वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पेयर्स टू बी एडेड, पेयर्स टू बी एडेड। सबसे पहले तो मुझे B1 B1 चाहिए होगा, B2 B2 चाहिए होगा, वरना रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, B3 B3 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए, ये 3 तो मुझे डालने पड़ेंगे। ये 3 जब मैं इसमें डालूंगा तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। लेकिन B1 का B2 से है, B2 का B1 से है, तो ये फंक्शन कैसा है, सिमेट्रिक भी है। लेकिन इन्होंने मुझसे कहा सिमेट्रिक नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट उठा लाओ और उसका पलट के ना लाओ, यानी देखो B2, B3 ले आओ और B3, B2 ना लाओ, बस सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर कहीं किसी रिलेशन में तुमको A, B दिखाई दे जाए लेकिन B, E ना दिखाई दे, यानी A, B बिलोंग करे R से लेकिन B, A बिलोंग ना करे R से, तो वो फंक्शन कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा। अभी यहां B1 B2 था तो B2 B1 भी था, रिफ्लेक्सिव बना रहा था। लेकिन जब मैंने B2 B3 कर दिया, ठीक है, तो इसको अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, B3, B2 चाहिए, और B3, B2 मैंने इसे दिया नहीं। तो ये 4 पेयर अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, चेक करके देख सकते हो। दूसरा वाला पार्ट क्या ऐड करें, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉन ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है। अब समझो, देखो रिफ्लेक्सिव इसको होना है, पेयर्स टू बी एडेड, फिर से मैं करता हूं, पेयर्स टू बी एडेड।
रिफ्लेक्सिव बनाना है, B1 चाहिए ही चाहिए, B2 चाहिए ही चाहिए, B3 चाहिए ही चाहिए, वरना रिफ्लेक्सिव तो बनेगा ही नहीं। रिफ्लेक्सिव बन गया। सिमेट्रिक ये ऑलरेडी था, B1 का B2 से था, B2 का B1 से था, ठीक है। लेकिन B1 B2 B2 B1 अगर हो रहा था तो ये ट्रांजिटिव भी हो रहा था। ट्रांजिटिव क्या होता है, देखो ए बी बिलोंग करे आर से, बी सी भी बिलोंग करे आर से, अगर ये दोनों कंडीशन मीट करी, अगर पहले चेक कर लेना, अगर ये मीट करे तो ए कॉमा सी भी मिलना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए। यानी अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग करे, बी कॉमा सी बिलोंग करे, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। तुम्हें इसे ट्रांजिटिव नहीं बनाना है, तो तुम एक काम करो, ए कॉमा बी दे दो, बी कॉमा सी दे दो, लेकिन ए कॉमा सी ना दो। बस इतना समझ में आ गई बात कि नहीं? अब समझना, हाँ ठीक है। देखो मैंने जो सेट दिए थे इनको यही दे दो। बी देखो यहां पर ये क्या किया, B2 B3 देखो दिया था मैंने इनको, B2 B3 तुम इन्हें दे दो, और B3 B2 भी दे दो। एक काम करो, B2 B3 दे दो और B3 B2 भी दे दो। इससे क्या हो जाएगा, देखो B1 B2 B2 B1 था, देखो B1 B1 B2 B2 B3 B3 रिफ्लेक्सिव हो गया, B1 का B2 तो B2 B1 मिल गया, ठीक है। B2 B3 और B3 B2 दे दिया, यानी ये सिमेट्रिक चल रहा है। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, देखो B1 का B2 से रिलेशन है और B2 का B3 से रिलेशन है। कहां समझाऊं तुम्हें, B1 का B2 से रिलेशन है, B2 का B3 से रिलेशन है, तो मुझे B1 और B3 में भी रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो B1 B3 यहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो बात खत्म, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बस हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? क्या इसका बी वाला पार्ट क्लियर है, मतलब 3 का। अब एक इसका एक्स पार्ट दे रखा है, नेक्स्ट इफ ट्रैक ऑफ द फाइनल रेस फॉलोज द कर्व दिस, स्टेट वेदर द ट्रैक रिप्रेजेंट्स अ 1 1 एन ऑन टू फंक्शन या नहीं है। समझना, पीछे आता हूं, इसका जो कौन सा पार्ट है, ये थर्ड का और वाला पार्ट है। एक इन्होंने इक्वेशन दिया है कि एक्स स्क्वायर बराबर है 4y, ठीक है। और जहां पर, एक मिनट रुकना, जहां पर x बिलोंग किससे कर रहा है, 0 से 20, एंड y कितना है, 20√2 है, 20√2, और एक मिनट रुक जा भाई, 0 से 200, ठीक है। इस फंक्शन को दिखाना है कि 1 1 और ऑन टू है। अब समझना कैसे दिखाएंगे। y बराबर लिख लो एक्स स्क्वायर बाई 4, भाई एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख लो। अब लिख लो लेट एफ एक्स, ठीक है, y को हमने एफ एक्स माना, बराबर माना एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स आई है। फॉर 1 1, 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, तुम लेट करो फॉर 1 1, 1 1 1 के लिए क्या किया करो, लेट किया करो f(x1) बराबर f(x2), और इसको सॉल्व करने पर अगर x1 और x2 बराबर मिल जाए तो वो 1 1 हो जाता है, ये याद रखना। तो फॉर 1 1 f(x1) बराबर कर दो f(x2), x की जगह x1 डालो तो x1 स्क्वायर बाई 4, x2 स्क्वायर बाई 4, 4 4 कट गया, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, x1 बराबर आएगा प्लस माइनस x2, क्योंकि जब भी इधर स्क्वायर होता है तो दूसरी तरफ वैल्यू पॉजिटिव भी आती है और निगेटिव भी आती है। तो x1 प्लस माइनस x2 दोनों हो सकता है, लेकिन 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 x के बारे में क्या बोला है कि 0 से बड़ा और 20 से छोटा, यानी जो मैं वैल्यूज ले सकता हूं, मेरे पास कंडीशन है कि 0 से 20√2 तक ही वैल्यूज ले सकता हूं, सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो निगेटिव तो मेरे डोमेन का हिस्सा ही नहीं है ना, निगेटिव तो मैं यूज ही नहीं कर सकता हूं। तो चूंकि x1 और x2 जो हैं ये बिलोंग किससे कर रहे हैं, 0 से 20√2 को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए x1 और x2 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। या तो प्लस माइनस दोनों था, लेकिन माइनस तो मैं ले ही नहीं सकता हूं, तो x1 x2 हो गया, इसलिए फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। हेंस दिस फंक्शन इज 1 1। चलो फॉर ऑन टू देखते हैं, फॉर ऑन टू,
ऑन टू के लिए देखो तुमको क्या करना है, देखो एक काम करो, ऐसे लिख दो, इसमें आसानी से हम करा देंगे। जब तुम्हारी रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए ना, बस फंक्शन 1 1 हो जाता है, यानी उल्टा बोल रहा हूं, ऑन टू हो जाता है। ऑन टू में क्या होना चाहिए, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसी न किसी से मैच कर जाना चाहिए, कोडोमेन में कोई भी बचना नहीं चाहिए। जैसे इधर ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, ये तुम्हारा क्या है, डोमेन, ये तुम्हारा क्या है, कोडोमेन। तो हर एक एलिमेंट, अगर कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, किसी न किसी से मैच हो गया है, तो रेंज और कोडोमेन यानी सेम हो गई है, तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। ठीक, चलो, तो अब मेरे एक्स के बारे में क्या बोला था इन्होंने, एक्स के बारे में इन्होंने ये बोला था कि भाई 0 से बड़ा है और 20√2 से छोटा है। एक काम करो, एक्स स्क्वायर जरा इसको बनाओ, तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, √2 का 2, तो ये 800 हो जाएगा। अच्छा, दोनों तरफ 4 से डिवाइड भी कर दो, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो यहां 0, यहां 200 हो जाएगा। और ये जो एक्स स्क्वायर बाई 4 था, यही तो वाई है, जरा ध्यान से देखो, देखो y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 था, मैंने सॉल्व किया तो y आया 0 से बड़ा और 200 से छोटा। यहां पर देखो y 0 से बड़ा और 200 से छोटा बराबर भी है, बिकॉज रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, छोड़ो ज्यादा लिखना पड़ रहा है बार बार, बिकॉज रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन are same, hence this function is onto। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं, दिस फंक्शन इज 1 1 एंड onto, दोनों प्रूफ हो गए, 2 नंबर में ये था। ठीक, उससे अच्छा तो यही कर लेते, इससे पहले वाला इतनी मेहनत ही ना करते। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का कर लो भाई। चलो थोड़ा सा तोता उड़ खेल लेते हैं। अर्का बॉट 2 केजेस ऑफ बर्ड्स, केज 1 कंटेन्स 5 पैरेट्स और दूसरे में है 2 पैरेट्स। एक दिन अर्का भूल जाती हैं दोनों केजेस को बंद करना। 2 बर्ड फ्लू बैक, यानी एक से दूसरे में जाते हैं, दूसरे से पहले में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हुआ क्या है समझो, 2 पिंजड़े थे, एक ये और एक ये, ठीक है, ये 2 पिंजड़े थे। पहले वाले में केज 1, ये तुम्हारा केज 1 है, ये तुम्हारा मान लो केज 2 है। पहले वाले में 5 पैरेट हैं और 1 आउल है, इसमें 6 पैरेट हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक, अब क्या हो रहा है कि एक दिन अर्का भूल जाती है इसको बंद करना, तो 2 बर्ड्स फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2, ठीक है, 2 बर्ड्स इधर से उड़ के इधर जाते हैं। देन 2 बर्ड्स फ्लू बैक फ्रॉम केज 2 केज 1, यहां से 2 इधर जाते हैं, 2 बर्ड्स इधर जाते हैं और 2 इधर से वापस आ जाते हैं, यानी 2 बर्ड्स इधर से गए और इधर से वापस आए। ये खेल चल रहा है। अब जवाब देना है भाई इनके क्वेश्चंस का। पहला कह रहे हैं when 2 birds flew from cage 1 to cage 2 and 2 birds flew back from cage to cage 1, find the probability that the owl is still in cage 1। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आउल जो है वो अभी भी पहले केज में है। अब बात को समझो जरा इधर से, ये कह रहे हैं कि 2 बर्ड इधर उड़ के गए और 2 फिर वापस आ गए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अभी भी सारे के सारे, मतलब सॉरी, जो आउल था वो अभी भी पहले ही केज में है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, कैसे कैसे केस बनेंगे। देखो पहला केस क्या बनेगा, हो सकता है जो 2 इधर उड़कर गए हों, इधर जो 2 उड़कर गए हैं, मान लो जो इधर 2 उड़कर गए हैं वो 1 पैरट और 1 आउल गया हो, 1 पैरट और 1 आउल गया हो। दूसरा केस 2 देखो, तीन केस बनाओ। यहां से हो सकता है 1 पैरट 1 आउल गया हो, ठीक,
और वापस क्या आया हो, ये एक पैरेट एक आउल वापस आ गया हो, ठीक है, तो इस वाले में आउल वापस आ जाएगा। हो सकता है एक पैरेट एक आउल इधर से गए हो और उधर से दोनों पैरेट वापस आ गए हो, बात समझते जाना। हो सकता है आउल गया ही ना हो इधर से, ये आउल को मैं डब्लू गाय लिख रहा हूं, चलो ठीक है, जो भी लिख रहा हूं ठीक है। हो सकता है कि दोनों पैरेट इधर से गए हो और इधर से दोनों पैरेट वापस आ गए, आउल यहीं बैठा रह गया हो। 3 केस बोलो, ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? होना ये है, ध्यान से बस ये समझ लो कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। 2 चिड़िया इधर से उड़कर जाती हैं, 2 वापस आती हैं। अब 5 तोते हैं तुम्हारे पास, एक उल्लू है। हो सकता है कि एक उल्लू और एक तोता इधर उड़ के गया हो और फिर इधर से कोई एक तोता और एक उल्लू वापस आ गया हो यहां पर, एक केस। या हो सकता है कि इधर से एक तोता और एक उल्लू गया हो और इधर से दोनों तोते वापस आए हो, उल्लू यहीं रह गया हो। या हो सकता है कि इधर से उल्लू गया ही ना हो, इधर से 2 तोते गए हो और 2 वापस आ गए हो। यही 3 केस बनेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल स्पेसेस जो बनेंगे, देखो वो कितने बनेंगे? नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे समझना। एक एक केस को कंसीडर करो। सबसे पहले एक पैरेट गया तुमने माना, तो कितना हो गया ये? 5p1, पैरेट में से एक चला गया तो 5p1 हो गया, ठीक। आउल का समझो, एक में से एक आउल चला गया, ठीक है, p1 नहीं भाई, 5c1 हो गया, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसी का यूज कर रहे हैं। यह हो सकता है एक उल्लू चला गया हो, चलो उधर चला गया। अब वापस क्या आया है? एक पैरेट एक उल्लू वापस आए। जब इधर से एक पैरेट, क्या देखो यहां टोटल 6 पैरेट थे, एक तोता यहां से उड़ के गया। अब टोटल तोते इसके पास कितने हो गए हैं? 7, और एक उल्लू भी हो चुका है। अब जब यहां से वापस जाएगा एक तोता, तो वो 7 में से एक तोता होगा, यानी 7c1, और उल्लू एक ही था तो एक वापस चला गया। ये पहला केस हो गया। पहले केस के टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम लोग निकाल रहे हैं कि टोटल कितना हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरे केस में एक पैरेट इधर से गया, ठीक है, 5p1 1c1, और वापसी में क्या हुआ? जब इधर से एक पैरेट गया तो कितना हो गया था? 7 पैरेट हो गए थे, लेकिन वापसी में कितने पैरेट वापस हुए हैं? 2 पैरेट, तो 7 में से 2 पैरेट वापस चले गए। बोलो क्लियर हो रही है बात कि नहीं? 7 में से क्या हुआ? 2 पैरेट वापस चले गए। उल्लू को कोई फर्क पड़ा नहीं, वहीं बैठा है। प्लस तीसरा केस ये हुआ कि यहां से दोनों उल्लू चले गए। दोनों क्या चले गए? उल्लू। 5c2। अब जब दोनों उल्लू नहीं यार, दोनों तोते, उल्लू तो एक ही है। 2 तोते इधर गए तो कितने हो गए? इधर 8, तो 2 तोते इधर गए, 8 तोते हो गए। अब जब वापस जाएंगे तो 8 में से 2 तोते वापस जाएंगे, तो 8c2। ये क्लियर हो रही है बात कि नहीं? ये आएगा। ये जहां जहां मैंने पी गलती से लिख दिया है, वो पैरेट के चक्कर में बार बार मैं लिख दे रहा हूं। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि पैरेट है तो पी लिख दो, हम लोग कॉम्बिनेशन वाला वो लगा रहे हैं, नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं। तो 7 में से c1, और ये हो जाएगा 5 था 7 था, यहां पर 5 में से 1 गया था ना, 5c1 होता, और यहां 7 में से दोनों वापस आ गए थे तो 7c2 था। अब जरा इसको सॉल्व करो। फॉर्मूला जानते हो एनसीआर का कि नहीं जानते हो? ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये सॉल्व होता है। अब यहां पर देखो 5c1 तो तुम्हारा हो जाएगा 5, 1c1 1 ही होगा, 7c1 हो जाएगा 7, प्लस 5c1 तुम्हारा हो जाएगा 5, 1c1 तुम्हारा 1 ही होगा। 7c2 अगर करोगे तो ऐसे समझना, 7c2 मैं कहीं निकाल देता हूं, यही निकाल देता हूं। 7c2 का मतलब 7 फैक्टोरियल, 7 में से 2 गया 5 फैक्टोरियल, और इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 अपॉन 2। ठीक है, 2 3 6 यानी ये 21 आ जाएगा, तो ये इंटू हो गया 21, प्लस 5c2 जब करोगे, ये इधर मैं रफ करता जा रहा हूं, ये सब समझाने के लिए बनाया है, केस इस तरीके से बना लेना अपने समझने के लिए।
5C2 का मतलब 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 5 चौको 20/2 आ जाएगा 10 इंटू 8C2 जब करोगे तो 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 8 छंग 48, नहीं 8 सत्ते 56 और आधा 80, ये 28, ये आ जाएगा 35 प्लस 105 प्लस 280, 105 और 35 होता है तुम्हारा 140 और 280 जोड़ोगे 420। ये टोटल आ गया तुम्हारा। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 420 हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? टोटल हो गए 420। अब केज 1 से केज 2 जब गया तो क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउल इज स्टिल इन द केज। कौन से दो केस में आउल अभी भी था अपने पहले वाले केज में? दो केस में, एक ही केस में। पहले वाले ही केस में तो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले वाले केस में दिखाई दे रहा है कि यार ये अपने ही केज में है। दो केस में दिख रहा है, इस वाले में भी है और इस वाले में भी है। देखो केस 3 में उल्लू गया ही नहीं है तो वो पहले ही केज में होगा, और केस 1 में उल्लू जाके वापस चला आया है, तो इन दोनों केसेस में उल्लू कहां रहेगा? पहले ही केज में रहेगा। तो इन दोनों केसेस का देख लेते हैं। पहले वाले केस का क्या था? क्या मैं लिख रहा हूं यार? पहला वाला केस तो यहां पे मैंने बना रखा है ना, यही तो पहला केस है। 5C1 प्रोबेबिलिटी सीधे लिखो, प्रोबेबिलिटी दैट owl is still in cage 1 is equal to केस 1 और केस 3 वाला निकाल लो। केस 1 में था, देखो ये था 5C1 इंटू 1C1 और इधर से 7C1 इंटू 1C1, यानी उल्लू एक पैरेट एक उल्लू गए थे, एक पैरेट एक उल्लू वापस आ गए थे। दूसरा एक वो वाला केस जिसमें उल्लू गया ही नहीं था दूसरे वाले केज में, तो उस वाले में क्या था? 5C2 और उधर पहुंच के 8 तोते हो गए थे, इसमें से वापस आ गया था ये। और टोटल सैंपल स्पेस तुम्हारे 420 थे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो था वो टोटल 420 था। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसकी वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं, देखो पीछे 35 आई होगी, और इसकी वैल्यू भी पहले निकाल चुका हूं 280 अपॉन 420, ये 315 अपॉन 420 हो जाएगा। अगर मैं इसको कट करूंगा, कितने से कट हो रहा है ये? 5 से उड़ाओ, 30, 5 3 15, 5 8 40, 5 चौको 20 हो गया। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 उठे 24, 7 3 21, 7 चौक 28। आंसर कितना आया? 3/4। ये हो गया पहले का आंसर, ठीक है। दूसरा देख लो। When two birds flew from cage 1 to cage 2 and two birds flew back from cage to cage 1, the owl is still seen in cage 1. ठीक है। What is the probability that one parrot and the owl flew from cage 1 to cage 2? दूसरे वाले का देखो, हालांकि बेस थ्योरम से लगा सकते हैं, लेकिन देखो मैं सीधे ऐसे लगा देता हूं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि जब दो बर्ड्स फ्लू कर रहे हैं तो तुमको क्या चाहिए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन पैरेट एंड द आउल फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2? ठीक है, टू बर्ड्स फ्लू, द आउल इज स्टिल सीन इन केज 1। पहले तो यहां देखो, वो सारे केसेस निकालो जिसमें जो उल्लू था वो केज 1 में था, यही वाला तो होगा, ठीक है। जब एक पैरेट और एक उल्लू गया, वापस आ गया, एक केस, और दूसरा दो तोते गए और दोनों वापस आ गए, ठीक है, तब भी पहले ही केज में था। तो नीचे तो यही आ जाएगा टोटल आउटकम तुम्हारा, 5C1 इंटू 1C1
7c1 इंटू 1c1 प्लस 5c2 इंटू 8c2। ठीक है, और ऊपर अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन पैरेट एंड द आउल फ्लू फ्रॉम केज वन। वन पैरेट वाला कौन सा था, पहला वाला केस था, देखो ये वाला। इस वाले केस में जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो ये थी, पहला वाला। इसी को ऊपर रख दो, बस सॉल्व कर दो। इस पूरे का सॉल्यूशन मेरे पास पहले से मौजूद है, ऊपर कितना आया था 315, और इस पूरे का सॉल्यूशन बाहर हम लोगों ने निकाला था 35, यहां भी निकाला है, तो यहां रख दो 35। 35 के पहाड़े में काटो, 9 बार में आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बेस थ्योरम नहीं भी आती है तो डायरेक्टली इस तरह से निकाल लोगे। 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देखो इधर एक तो क्वेश्चंस बड़े बड़े थे, और इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस जो ऑप्शन वाले थे वो भी सॉल्व किए हैं। खैर, अब पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है, हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यानी अब पेपर लगाने के बाद आइडिया लग गया ना कि भाई पेपर कैसा है, लेंदी है कि नहीं है, क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। मुझे लगता है कि पेपर का एनालिसिस हमेशा पेपर सॉल्व करने के बाद करना चाहिए। पहले से एनालिसिस कैसे कर सकते हैं कि पेपर लेंदी है कि नहीं है, कोई क्वेश्चन हो सकता है दिखने में आसान लग रहा हो, सॉल्व करने बैठे कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। तो एक बार मैंने पेपर को सॉल्व करा लिया है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस अच्छे से, कि पेपर का पैटर्न क्या था, किस तरह का आया है, कौन सी तुमको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी, एनसीईआरटी से कितना काम चलेगा नहीं चलेगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इसको अच्छे से सॉल्व कर दो, मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में।